नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हो आप। फिलहाल हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता योगी योगेंद्र है। कई टॉपिक आजकल चर्चा में चल रहे हैं, चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर कैसको हो, तो सारे आप पे जो आज विस्तार से चर्चा करांगे। भाई जी सबसे पहले राम राम। भाई नमस्कार और आपके हरियाणवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राजनीतिक मुद्दे पे बाद में आवांगे। पहला जो है आजकल एक अखबार में एक खबर आई जिसके बाद लोगों का जो है दिल पाटन हो गया कि जिसने वैक्सीन लगवाई है ज्यादातर उनकी जो है 8 अटैक भी आ सकते हैं। भाई देखो, जिस प्रकार से पहले भी कई लोगों ने संसद में भी ये बात उठी है कि भी इसके ऊपर है ना एक जांच करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे और जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया है कि जो वैक्सीन जो लगाई गई है इसके बाद में खून के थक्के जम जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक का जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि भाई ये जरूरत, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है ये अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, उसके बाद में तो और भी ज्यादा जो है वो शक गहराता जा रहा है कि ऐसा क्या था कि इन्होंने चंदा देकर अपनी वैक्सीन को बेचना पड़ा। तो ये शक के दायरे में है और मैं समझता हूं कि ये देश की जनता जो है वो समझदार है और देश की जनता की तरफ से ये मांग उठी है कि इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। चलो उसके बाद जो है एक बात करूंगा, मैंने मेरी पर्सनली भी 3 जो है नौजवान देखे हैं जिन्हें वैक्सीन लगवाई थी और उनकी अचानक मौत होगी। देखिए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है उनकी इसी वजह तो यो हो सकता है। मैं ये देखो, जिस प्रकार से अभी कल परसों जो अखबार में आई है उसमें यही दर्शाया गया कि ये जो वैक्सीन के बाद में लगाने के बाद में जो है वो मैं पहले ही बता रहा था खून के थक्के जम जाते हैं और खून के थक्के जमने से हार्ट अटैक को जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है खतरा। एक बीसी का जो है बीसीए बीसीबी का आप कई बार जिक्र किया करते हैं, उसमें जो है कांग्रेस ने शायद 3 सीटें, 2 बीसीबी में 1 बीसीए में दी है, क्योंकि अब राजभर भर्ती भी मिल गई है तो 33% आप बोल सका हाँ बीसीए मिल गई। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँ कि सामाजिक न्याय की अगर बात की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है, आदरणीय हमारे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, और मैं सबसे बड़ा योगदान इस बात के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मानता हूं, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात पहले भी कई बार मंचों से बोली है कि हरियाणा प्रदेश की अगर हम आबादी के हिसाब से देखें, जिस प्रकार का नारा राहुल गांधी जी ने दिया था, जितनी आबादी उतना हक, और उसी बात को लेकर हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कई बार ये बात रखी कि जो अलग अलग जातियों में बटा समाज है, जिसको हम अति पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, लगभग 72 जातियों में बटा समाज है, इस समाज की जो इस वर्ग की जो है वो आबादी लगभग 32% हरियाणा प्रदेश में है। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ये वर्ग जो है वो वंचित रखा जाता है, इनका हमेशा से ही शोषित रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में पहले भी इनको सामाजिक न्याय देने के लिए, इनको राजनीतिक भागीदारी देने के लिए अलग अलग बोर्ड और निगम बनाए गए। केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाया गया, मिट्टी कला बोर्ड बनाया गया, और इसके अलावा अलग अलग निगमों, बोर्ड और आयोगों में अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 2 दर्जन लोगों को, किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को वाइस चेयरमैन बनाया, किसी को सदस्य बनाया। तो राजनीतिक भागीदारी देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। लेकिन अगर हम इस शासनकाल की बात करें, 9.5 साल का शासनकाल रहा। इस 9.5 साल के शासनकाल में अगर सबसे ज्यादा किसी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है तो वो ओबीसी के हकों पर हुआ है, और खासकर अति पिछड़ा वर्ग के हकों पर। क्योंकि जिन लोगों के, ये अति पिछड़ा वर्ग, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अति पिछड़ा वर्ग में लगभग 72 जातियां आती हैं। नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लोहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, खाती, और ये जो जातियां हैं ये हाथ का काम करने वाले लोग हैं। और ये जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं, इस देश के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो इस वर्ग का है।
लेकिन जिस प्रकार भाई दीपेंद्र जी हुड्डा बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने संसद में भी ये बात रखी थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को तो हमने राजनीतिक आरक्षण दे दिया, जिसके कारण उनका राजनीतिक रूप से वो सुदृढ़ हुए हैं। लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो हमेशा से शोषित है, वंचित है, इनको राजनीति में भागीदार देने की जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूं आज पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से, हरियाणा प्रदेश के 72 जातीय अति पिछड़ा वर्ग की तरफ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार राज बब्बर जी को टिकट देकर इस वर्ग का जो है वो सम्मान करने का काम किया है। एक बोर्डा की बात चल पड़ी, आपकी भी जो है चेयरमैन का दायित्व दिया था हुड्डा साहब ने, आजकल सुना है वो बोर्डे को नहीं रहा, खत्म कर दिया। हाँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो बोर्ड 1 साल बनाया, लेकिन उसमें काम कुछ नहीं हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो विजन था वो ये था कि जो लोग हाथ का काम करने वाले लोग हैं, जो आज आप देख रहे हैं, जो सैलून से संबंधित जो काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित जो काम करते हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनको ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के रूप में मजबूत करने के लिए उनके लिए ये बोर्ड बनाया गया था, और उसके साथ के साथ राजनीतिक भागीदारी देने के लिए। लेकिन जिनकी सोच ही उलट हो, इस बीजेपी सरकार ने 1 साल के लिए तो ये बोर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद जो है वो बंद बस्ते में डाल तो दिया। हुड्डा साहब ने नहीं था। हाँ, बोर्ड तो हुड्डा साहब ने बनाया था, लेकिन उसमें नियुक्तियां की गई थी। लेकिन अब जब राजनीतिक बिसात बिछने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस बोर्ड को पुनः जो है उसका चेयरमैन बनाने का काम किया। लेकिन हम उसके लिए तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस बोर्ड में वाइस चेयरमैन जो है वो अलग जाति का लगा दिया, और जिससे आपसी में, क्योंकि जिस प्रकार का बीजेपी का स्वभाव रहा है, आरएसएस का स्वभाव रहा है कि ये एक दूसरी जातियों में बांटकर, धर्म मजहब में बांटकर ये राजनीति की रोटियां सेकते हैं। लेकिन अब जो है पूरे देश की जनता इस बात से सजग हो चुकी है कि जो लोग बांटने का काम करते हैं, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अब जनता इस बात को अच्छी तरह से जान गई है कि जो लोग बांटने का काम करते हैं, जो लोग काटने का काम करते हैं, उनकी जगह जो है वो सत्ता से बाहर ही है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो एक टेलर मास्टर जो है वो अपनी कैंची को नीचे रखे हुआ था और सुई को यहाँ जेब के ऊपर लगा रखा था। तो किसी ने पूछा, जी ये तो आपकी रोजी रोटी है, आपने तो कैंची को नीचे रख दिया। बोला, भाई ये जो कैंची है ना ये काटने का काम करती है, इसलिए इसकी जगह पाँव में है। और बोला, जी ये सुई आपने यहाँ लगा रखी है। बोला, ये सुई जो है ना ये जोड़ने का काम करती है। तो जो जोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही जोड़ने का काम किया है, और बीजेपी ने, आरएसएस की जो विचारधारा है उसने हमेशा से ही देश को भी, समाज को भी और अलग अलग जातियों को बांटने का ही काम किया है। एक बात करूं, रणजीत चौटाला जी ने जो है नामांकन भरा है, उसमें जो है एक चीज देखने मिली, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी की जो है बुलाया गया पहला तो, और फिर उनकी अंदर एंट्री नहीं दी गई, बाहर आम आदमी में खड़ा कर दिया। भाई मैं बता रहा ना, बीजेपी का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव ही हर किसी का अपमान करने का है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया। आपने देखा कि वो परशुराम वाला वो उठा रहे थे फरसा, और उस फरसे को लेके वो जो हर्षमोहन भारद्वाज जी को बोले कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। उसके बाद सवाल आए जब परीक्षा हुई थी इसकी अपने एसएस बोर्ड की, तो उसमें भी हुआ कि काला ब्राह्मण, मतलब अलग अलग इस तरह की जो है, मैं क्या बताऊं कि वो ब्राह्मण समाज अच्छी तरह से जानता है। और अब जो है रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने पार्टी अपने हरियाणा में तो सींची है, जड़ कह सकते हैं, और उनका अपमान करना, और ये केवल ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है, ये हर किसी का अपमान करते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया है, जब उसकी कोई कमियां थी, फैल था सिस्टम, तभी तो हटाया ना, या फिर इन्होंने ओबीसी की वोटों के लिए हटाया। एक कारण तो मानते हैं आप, या तो मनोहर लाल खट्टर फैल थे, अगर पास थे तो वो हटाए क्यों, अगर फैल थे तो वो हमारे जो ओबीसी का जो सीएम बनाया हुआ है माननीय नायब सिंह सैनी जी, उनके ऊपर क्यों बिठा दिए। अब जो भी फैसला लेता है मनोहर लाल खट्टर लेता है। ये तो मैं कहता हूं कि हमारे ओबीसी का अपमान है। इस तरह का अपमान जो है ओबीसी अब सहन नहीं करेगा।
दूसरी बात मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। खट्टर साहब कहते हैं मैं तो उनकी उंगली पकड़कर जो है चलना सिखा रहा हूँ। ओबीसी समाज इतना वो नहीं है कि उनको उंगली पकड़कर चलाने की जरूरत पड़े। ओबीसी समाज अपने आप में सशक्त समाज है, और जिस जिस समाज ने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो इस देश को राज चलाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ अपमान करना जानते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कहने लग रहे कि आजकल ये सैनी ज्यादा कूदे है। अच्छा, हाँ। इस बात का तो मुझे तो नहीं, मैंने नहीं देखी। बोला कुछ मन ने सारा ला दिया और कुछ बोले ये कूदे थे, बोला चलो भाई कूद ले। इनकी सोच देखो, अगर ये सही रूप से अगर पद की गरिमा मानते तो माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो जाति है उसके बारे में ऐसा कमेंट नहीं करते। और मैंने सुना नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर ऐसा बोला है तो ये इनकी सोच को ही दर्शा रहा है। जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि इनकी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेताओं की, उनका प्रशिक्षण ही ऐसा होता है कि बांटने का, अलग अलग जो पुरानी व्यवस्था थी, मनुवादी सोच जो है वो रखते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। आपने जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जो लोग 400 पार की बात करते हैं, वो 400 पार इसीलिए कहते हैं कि 400 पार जब तक आप नहीं करोगे तब तक देश का संविधान नहीं बदला जा सकता। इसलिए 400 सीटें लानी जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, वो उनकी प्रोफाइल अगर आप चेक करोगे तो वो आरक्षण का भी विरोध करते मिलेंगे वो लोग। और तीसरी बात, मतलब वो एक विचारधारा के, एक पार्टी विशेष के लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं आरएसएस और बीजेपी, ये जो लोग हैं, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। क्योंकि आप इनकी जब प्रोफाइल चेक करोगे तो उनकी प्रोफाइल में मिलेगा हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, मोदी का परिवार। तो ये चीजें अपने धर्म की प्रमोट करना गलत है। मैं नहीं कहता कि भी गलत है, मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं भी, मेरी भी आस्था है, मैं भी श्री राम को मानता हूँ, मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ, मैं भी देवी की पूजा करता हूँ। लेकिन उसका प्रचार और वो भी वोट के लिए करना, ये गलत मानता हूँ। एक चीज देखने मिली है, शहीदों पर कहीं ना कहीं राजनीति होने लग रही है। चाहे वह अपनी आस्था की बात कर लो, चाहे भारत की कर लो। क्या शहीदों पे राजनीति होनी चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये बात मानता हूँ कि चुनाव आयोग को इस तरह की बातों पर तुरंत जो है वो एक्शन लेना चाहिए। जिस प्रकार पहले भी पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति देखी गई, मैं तो ये भी बात मानता हूँ कि लोगों की जो विश्वसनीयता है ना, वो खत्म हुई है राजनीतिक लोगों के प्रति। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट ये बात स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं लोग पहले ये बात मानते थे कि राजनीतिक में एक उनका सम्मान करते थे। लेकिन जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में संसद पर हमला हुआ, कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि भाई ये भीतरे पड़ना था। ये सच है, यो गोला भीतर पड़ना था, यो भीतर हो जाता सारे मर जाते। मतलब ऐसा भी लोगों की, वो क्यों आई वो सोच? कहीं ना कहीं उन्होंने जो समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारी थी, जो समाज के प्रति उनका दायित्व था, जो उनकी नैतिकता थी, उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है। तभी लोगों की सोच उनके प्रति ऐसी हुई है, मेरा ऐसा मानना है। एक बात करूं कि आजकल जो है राजनीतिक दौर है, आरोप प्रत्यारोप लागन लाग रहे है। गठबंधन में सरकार चली 4.5 साल, आज वह एक दूसरा पर आरोप लगाओ, किसने घोटाले करे, जेजेपी बीजेपी लगावा इसने करे। बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुष्यंत चौटाला जी पे जो है कार्रवाई होगी। भाई अगर यो मेरा सवाल यो इसमें कि भाई अगर उस टाइम पे घोटाला कराया नहीं 4.5 साल में, तो उस टाइम पे पता तो बीजेपी ने भी लग गया होगा, तो मैं जब क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोले? उस टाइम पर छूट दे रखी थी सरकार को चलाने के लिए। भाई तेरे पर जितना जावा लूटा जावा लूट, जितनी लूट मचाई जाओ लूट मचा, और खुला छोड़ रखा था। और इन्होंने ये सोच रखा था, आज भी जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं ये सिर्फ बीजेपी की मिलीभगत से उतारे हैं, ये तो सारे वोट काटवा हैं, ये सब एक हैं, जेजेपी बीजेपी इनेलो
ये सब एक है। आपने देखा कि अब इनेलो वाले भी आगे मार्केट में, जेजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भी हम मार्केट में आ गए। तो जब मलाई खाने का टाइम था, जब लोग इनके पास जाते थे, तब क्यों नहीं इन्होंने सरकार के उसमें बात की? जब किसान 1.5 साल तक वहां बैठा रहा, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उनकी बहू बेटियां जो है वो विधवा हो गई। तो ये जो इनकी जो सोच थी वो ये था कि आज इनको लूट मचाने दें, जब समय आएगा तो इनके सिर पर ठिकरा फोड़ देंगे। लेकिन इस बात के लिए मैं बराबर की जिम्मेदार, जेजेपी अगर ने लूट मचाई है तो वो लूट मचाने की छूट बीजेपी ने दी थी, तो वो दोनों के दोनों दोषी हैं। वो बच नहीं सकते, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। एक मतलब कि ईव जो है देखा गया, जो विपक्ष पर लगातार ईडी रेड मुकदमे चले हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या बीजेपी या जेजेपी या फिर उनकी जो भी सहयोगी पार्टियां थी उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, अगर इन्होंने लूट मचाई है, अगर साफ है तो कोई वो नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर किसी ने दोष किया है, जिस प्रकार से आज जो एक क्रेडिबिलिटी खोई है सरकार ने अपनी, चाहे वो बीजेपी की सेंटर की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की हो, ऐसा 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 नहीं होगा। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है, और ये पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, न कि एक पार्टी। और मैं ये समझता हूं कि ये भारत देश के लिए अहम चुनाव है, ये जो चुनाव है, क्योंकि अगर आज भी हम जागरूक नहीं हुए, अगर आज भी हमने लोगों को जागरूक नहीं किया, तो फिर ये जो लोकतंत्र है ये तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर जो है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आगे चुनाव ही नहीं होंगे, तो ये देश को बचाने, चुनाव, एक देश एक चुनाव, ये देश को आप ये मानिए कि ये तो वो संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति जो है, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होती है कि भी हिंदुस्तान में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई एक, तो वो बातें की जाती थी। एक सनातन की अगर हम बात करें तो वसुधैव कुटुंब की बात की जाती थी। लेकिन किस प्रकार की नफरत और द्वेष भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ने इस देश में जो कर दिया, उससे पूरे विश्व में भारत का जो सम्मान है वो कम हुआ है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अच्छे सवाल किए। और मैं समझता हूं कि भी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो आप लोगों की जो जिम्मेवारी है, उसकी आप सही रूप में जनता के सामने सही मुद्दे रखेंगे, और जनता के सामने असलियत लोगों के बीच में लेके आएंगे, ऐसा मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो कांग्रेस नेता योगी योगेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, कई मुद्दों पर लेके चर्चा करी। इसके बारे में आपकी राय जो आप विस्तार तक कमेंट बॉक्स में रख सको हो। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप कमेंट में पूछ सको। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।